कितने पेज नंबर पे आ गए हम लोग? हम पेज नंबर 51। 51। चलिए, पेज नंबर 51, पेपर फर्स्ट, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें आए हुए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में हमें बताना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मेजरमेंट की विधियां। तो पर्सनैलिटी को अनेक गुणों या लक्षणों का गठन माना जाता है और इन्हीं गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई मनुष्य क्या है, उदासीन हो जाता है। कोई मिलनसार, कोई एकांत प्रिय और कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। ठीक है, इसने बताया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, और इन्हीं गुणों के कारण कोई व्यक्ति तो क्या है, मिलनसार होता है, कोई क्या होता है, इंट्रोवर्ट बिहेवियर का होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का होता है, कोई उत्साहित होता है, कोई चिंता मुक्त होता है और कोई चिंता से ग्रस्त होता है, जिसको हमेशा चिंता लगी रहती है। तो कई प्रकार की पर्सनैलिटियां हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए हम अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो दृष्टिकोणों पर आधारित है, हमारी अनुवादी दृष्टिकोण और संपूर्णवादी दृष्टिकोण। यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करेंगे। मेजरमेंट किसी भी दृष्टिकोण से किया जाए, हमें यही मानकर चलना पड़ता है कि जो पर्सनैलिटी है वह व्यक्ति के विभिन्न जितने भी गुण हैं उनका एक विशिष्ट संगठन है और इन्हीं गुणों के द्वारा वह अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है भाई, तो जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट जो किया जाता है पर्सनालिटी का, वे अलग अलग मेथड के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने दो मेन मेथड लिए हैं। एक को बोला है इन्होंने अनुवादी दृष्टिकोण और दूसरा है संपूर्णवादी दृष्टिकोण। मेथड चाहे हम जो भी ले, हमारा ये मानकर चलना होता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे जितने भी गुण हैं हमारे अंदर उनके कारण बनती है। ठीक है, इससे ही व्यक्ति का क्या है, स्वभाव डिक्लेयर होता है। ठीक है, वह अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है वह इन्हीं गुणों के ऊपर आधारित होता है। अब यहाँ पर इसने मेन क्या है, हमारी सामान्यतः पर्सनैलिटी मेजरमेंट दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, विचार व निर्मित धारणा पर निर्भर है। यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी मेजरमेंट की तीन मुख्य विधियां दी गई हैं। एक है हमारी सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड और तीसरा है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, और इससे आगे भी कुछ बहुत सारी मेथड दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ तीन मेन मुख्य विधियां दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव मेथड की। तो मुझे ये बताओ, पर्सनैलिटी मेथड का इतना जो मैंने समझा है वो समझ में आ गया? मैम एक बार और समझाइए। एक बार फिर बताऊं, देखो इसने बताया है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट के क्या क्या मेथड हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट क्या है हमारा, जो सबसे पहले तो इन्होंने बात बताई कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी एक चीज से नहीं, यानी कि बहुत सारे गुणों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनी हुई है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर कोई व्यक्ति मिलनसार होता है, कोई क्या होता है, किसी को मिलना अच्छा नहीं लगता, कोई एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का होता है, कोई क्या है, हमेशा चिंता करने वाला होता है, एक हमेशा खुश रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे अंदर जो थ्रेड्स हैं, जो गुण हैं, उन्हीं के आधार पर क्या है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इसी पर्सनैलिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर तीन हम मेन मेथड के बारे में बात करेंगे और कुछ उसके बाद हम सेकेंडरी मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ पर तीन मेन मेथड बताए हैं इसने, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। जो बीच में इसने दी थी ना, अनुवादी दृष्टिकोण, संपूर्णवादी दृष्टिकोण, इसको कट कर देना। ठीक है, नहीं तो इतने सारे मेथड हो जाएंगे, आप लोग पजल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी सब्जेक्टिव मेथड। ये जो मेथड है ये व्यक्ति के एक्सपीरियंस और जो उसकी धारणा है, जो सोच है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके जीवन का क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्वेश्चन रहे हैं, क्या इंटरव्यू रहा है, क्या क्या उसकी बायोग्राफी रही है, ये सारी विधियां, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड हमारा वो मेथड है जिसमें हम हमारी पर्सनैलिटी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर निर्भर करते हैं कि मेरा पास्ट में मेरी लाइफ कैसी थी, किस तरह के क्वेश्चन आंसर मेरे से पूछे जा रहे हैं, क्या इंटरव्यूज का मेरा क्या था, एक्सपीरियंस था, क्या मेरी खुद की बायोग्राफी थी। ये सारे मेथड इनके जरिए हम
बच्चे की नहीं सॉरी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मापन करते हैं, यानी कि कईयों की लाइफ हिस्ट्री को उठाकर, यानी कि केस स्टडी मेथड जिसको बोलते हैं, ये मेनली साइंस इसमें मेडिकल वगैरह में यूज होता है। ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड उठा लिया, उसकी लाइफ हिस्ट्री को उठा लिया, उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया, या फिर क्या है उसके बारे में कोई भी बायोग्राफी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर है उसकी स्टडी करने में हम ऑब्जेक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, साइकोमेट्री और फिजिकल टेस्टिंग, ऐसी ही विधियां हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एक बंदे का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर रहे हो, साइकोमेट्री मेथड यूज कर रहे हो और फिजिकल टेस्टिंग यहाँ पर आप कर रहे हो। उसके बाद आती है आपकी प्रोजेक्टिव विधि। प्रोजेक्टिव मेथड, इस मेथड में उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं, व्यक्ति अपने अचेतन व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, प्रासंगिक अंतर्बोध, बाल उसका क्या है चाइल्डहुड कंसेप्ट, वाक्य पूर्ति, कहानी रचना आदि आदि ऐसी ही विधियां हैं। यानी कि इसमें क्या है, उसके क्या उत्तेजक है, क्या फैक्टर है, क्या मोटिवेटर्स हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। और इसमें बच्चे का या जो भी एक पर्सन है उसके अचेतन बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए उसे इंटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको कुछ कंसेप्ट दिए जाते हैं, कुछ उनको क्या है वाक्य की पूर्ति, भाई वाक्य इतना लिख दिया आगे छोड़ दिया कि भाई इसको आप पूरा कंप्लीट करो, कोई भी स्टोरी लिखने को हमने बोल दी। ठीक है, तो उससे उसकी क्या सोच है, क्या पर्सनैलिटी निकल के आ रही है उसका पता लगाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। यस मैम। ठीक है, अब आगे देखिए, उपयुक्त तीनों विधियों के अंतर्गत आने वाले मुख्य मेजरमेंट पर्सनैलिटी मेजरमेंट विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर जो आपने विधियां पढ़ी हैं तीन, ये सारी इन्हीं के अंदर आ रही हैं हमारी। तो सबसे पहले आती है हमारी पर्सनावली, ये हमारी क्या है सब्जेक्टिव के अंदर आती है। पर्सनावली विधि, लाइफ हिस्ट्री, ये भी हमने सब्जेक्टिव के अंदर पढ़ी थी हमारी। और हमारा इंटरव्यू विधि, ये किसमें पढ़ी थी हमने, ये पहले तीन मेथड हमने सब्जेक्टिव के अंदर पढ़े थे। उसके बाद क्रिया परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, मापदंड मूल्यांकन विधि, व्यक्ति परिसूची विधि, प्रक्षेपण विधि, अन्य विधियां। अब इसमें से क्या है आपकी निरीक्षण मापन विधि, शारीरिक परीक्षण, अंतर्बोध, वाक्य पूर्ति, क्रिया परीक्षण, मापदंड मूल्यांकन। और इसमें से नीचे जो दी गई हैं आपकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपकी दूसरे वाले की है और बाकी आपकी थर्ड है प्रोजेक्टिव मेथड। तो देखते हैं, सबसे पहले बात की थी फर्स्ट में इन्होंने सब्जेक्टिव मेथड में पर्सनावली मेथड की। तो पर्सनावली मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में हम कागज पर छपे हुए कथनों या प्रश्नों की एक सूची देते हैं, जिसके उत्तर हाँ या नहीं में हैं पर निशान लगाकर या लिखकर देने पड़ते हैं। इसलिए इस विधि को हम कागज पेंसिल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। प्राप्त उत्तरों की सहायता से व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जाता है। इस प्रकार यह विधि प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से व्यक्तिगत मापन की विधि है। ठीक है, तो पर्सनावली मेथड में क्या है भाई, लोगों को क्या है एक पर्सनावली दे दी जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर वो हाँ और नहीं में देते हैं। ठीक है, इसको हम कागज पेंसिल परीक्षण भी बोलते हैं। और जितने भी उत्तर प्राप्त हुए हैं उनकी सहायता से क्या उनकी पर्सनैलिटी है, कैसी किस टाइप के वो लोग हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो ये है आपकी पर्सनावली मेथड। उसके बाद है आपकी लाइफ हिस्ट्री विधि। तो इस मेथड में किसी एक व्यक्ति की विशेषता, व्यवहार और उसकी जो मेंटल लाइफ है उसकी स्टडी की जाती है। यह एक प्रकार का जो कोई भी पर्सन है उसकी हिस्ट्री होती है। इसमें व्यक्ति के संबंध में उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसका डोमेस्टिक बैकग्राउंड, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, किस टाइप की वह एक्टिविटी करता है, स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या जानकारी है प्राप्त करने के लिए उसके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी फैमिली मेंबर है या अन्य जितने भी सगे संबंधी जो उसको जानते हैं, उन सब से मिलकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। और इस मेथड का प्रयोग प्राय असाधारण व्यक्ति या बालकों को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि इस तरह की जो ये है, तो ये आपकी क्या है, जो आपके
कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, या तो वो बाल अपराधी हो गए या फिर कुछ और किसी उसमें, तो वहां पर इतनी डिटेल से स्टडी की जाती है। तो उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जाता है, क्या उसकी लाइफ हिस्ट्री है, क्या उसका बैकग्राउंड है, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, कैसा वह बिहेवियर कर रहा है, ये सारी चीजें, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं या उसको जो भी जानते हैं, उन सब से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और इस विधि के द्वारा उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. उसके बाद है आपका साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है भाई, वार्तालाप होती है। इस विधि में आमने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर व्यक्तियों में वार्तालाप होती है, ठीक है। जब मान लीजिए आपको किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो इंटरव्यू लेते लेते हमें पता लग जाता है कि बंदा कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए भी इंटरव्यू मेथड लिया जाता है, उसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके बारे में भी लेने वाला एकदम से झट से बता देगा कि ये बंदा कैसा है, ठीक है। उसके बाद है आपकी फंक्शंस ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की जो उसकी रियल सिचुएशन में है उसमें किस तरह का वह काम करता है, किस तरह का वह बिहेवियर करता है, उसका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे वह लीडरशिप करता है, समूह के लिए कार्य करना और किस प्रकार का कार्य करना चाहता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी है, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा क्या टेस्टिंग की जाती है कि व्यक्ति की वास्तविक सिचुएशन में वह किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, क्या किस तरीके से लीडरशिप कर रहा है, ठीक है, क्या क्या काम वह करता है। तो उन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी, तो ये सारे काम उसके नोट किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसके द्वारा हम व्यक्ति की जो डिफरेंट व्यक्ति की जो डिफरेंट है, जो डिफरेंशिएशन है, जो विभिन्नताएं हैं, उनकी स्टडी करने के लिए ये बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये है हमारी फंक्शन ऑब्जर्वेशन मेथड की व्यक्ति क्या काम कर रहा है पूरे दिन, कैसा वह लोगों के साथ बिहेवियर कर रहा है, उसके आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के में हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन मेथड, सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इस मेथड में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके बिहेवियर या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है, ठीक है। सिचुएशन ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। आपने एक वो मूवी भी देखी होगी अपरिचित वाली, साउथ की मूवी है, ठीक है। उसमें वो अलग अलग तरह के 3 रोल निभा रहा है, कभी तो वह क्या बन जाता है, अपरिचित बन जाता है, कभी वह बिल्कुल एक सिंपल सा साधारण सा ब्राह्मण बन जाता है ना। 3 तरह के रोल निभा रहा है। जब उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किए, पर्सनैलिटी को देखा गया, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, तो मल्टी पर्सनैलिटी का गुण उसके अंदर पाया गया था। तो इसमें क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को देखा जाता है कि वह क्या था, एक पल में दूसरा बिहेवियर कर रहा था, एक पल में दूसरा बिहेवियर कर रखा था, ठीक है। किस किस ने देखी है ये मूवी? मैंने देखा है। मैंने भी देखी है। हाँ वो है, मैंने भी। मैं शायद अपरिचित ही है इसका नाम, बाकी मुझे पता नहीं क्या नाम है। अपरिचित। हाँ, तो उसमें भी क्या है, वो पर्सनैलिटी के ऊपर ही है वो मूवी, कि किस तरीके से वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सनैलिटी को क्या कर रहा था, निभा रहा था। आगे है आपकी जो भी एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड, मानदंड मूल्यांकन विधि। इस मेथड में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्य कुशलता का इवैल्यूएशन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है। उस गुण को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। यानी कि ये जो मेथड है इसमें व्यक्ति के किसी भी जो भी कार्य कुशलता है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके संपर्क में जितने भी लोग रहते हैं उनको क्या है 5 या अधिक कोट विभाजित कर दिया जाता है और उनके क्या है मतदाताओं के सामने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। देखो भाई, इसको सिंपली वे में समझना, आपका स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड, इसमें व्यक्ति की कार्य कुशलता का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। जैसे मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे बारे में अगर मान लो कोई भी जानना चाहते हैं तो क्या है, मेरे कलीग्स हैं उनसे पूछेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल से पूछेंगे कैसा काम करती है, कैसा काम नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में
पूछ रहे हैं कि ये भाई उनके अड़ोसी पड़ोसी ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है या नहीं है, इसका बिहेवियर कैसा है। तो उन लोगों से या तो वोटिंग करवाई जाती है या फिर क्या है, उन लोगों से उनके विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है कि आप भाई हमें इस पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाना है और हमें इसके ऊपर ये वो चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम इवेल्युएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसकी कार्य कुशलता का इवेल्युएशन किया जाता है कि वह किस ढंग से काम कर रहा है। उसके बाद है व्यक्तिगत परिसूची विधि। इस मेथड में व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितने भी पर्सन है, जितने भी कथन है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर जो परीक्षण करता है उसके समक्ष स्वयं का इवेल्युएशन प्रस्तुत करता है। यानी कि व्यक्तिगत जो सूची है उसके इस विधि में उसके जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और उसको हाँ और नहीं में, यस और नो में उसका आंसर दिया जाता है। तो ये स्वयं क्या कहलाती है, व्यक्तिगत परिसूची विधि कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी प्रक्षेपण मेथड, ठीक है। प्रक्षेपण विधि जिसको आप प्रोजेक्टिव मेथड भी बोलते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव मेथड में क्या है, इस मेथड द्वारा व्यक्ति अपनी जितनी भी सुप्त इच्छाएं हैं जो उसके अचेतन मन में बैठ गई हैं किसी नई वस्तु की ओर चेंज करके प्रकट करता है। इस मेथड में साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख स्टिमुलस तथ्य प्रस्तुत की जाती है और ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन तथ्यों के माध्यम से प्रकट कर सके। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या बताया गया है कि जो इच्छाएं उसके मन में दब गई हैं उन चीजों को किसी नई वस्तु की ओर चेंज करके प्रकट करने की कोशिश की जाती है। साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख क्या है, बहुत सारे स्टिमुलस प्रस्तुत किए जाते हैं और उसको अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपनी छिपी हुई बातों को उस सिचुएशन के माध्यम से प्रकट करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि व्यक्ति बिल्कुल ना बोलता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं, बस बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने जो अपनी इच्छाएं थी, ये मेनली तब होता मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई या कुछ और मिस हैपनिंग हो गई, तो ऐसे में क्या किया जाता है, प्रोजेक्शन मेथड अपनाया जाता है ताकि उसके दिल के अंदर जो छिपे हुए जो चीजें उनको बाहर लाया जा सके और उसको उसके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कुछ व्यक्ति भी होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी के ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने अंदर की बातों को कभी नहीं बताते और उसके कारण वो स्ट्रेस में चले जाते हैं या कुछ और हो जाता है। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो बात दबी हुई है उसको निकालने की कोशिश की जाती है इस प्रोजेक्शन मेथड के जरिए। उसके सामने ऐसी सिचुएशन प्रकट की जाती है, ठीक है। आगे है आपकी अदर मेथड व टेस्टिंग। अदर क्या क्या मेथड है कि कुछ अन्य विधियों द्वारा भी हमारी पर्सनैलिटी मापन किया जाता है, जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड, बायोग्राफी मेथड, साइकोएनालिटिकल विधि, आपकी समाज मिति, साइकोमेट्रिक, चित्र कहानी परीक्षण, मौखिक परीक्षण आदि के जरिए, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मेथड की विधियां, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है अनेक गुणों से मिलकर बनी होती है और उसी के आधार पर हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। हम इंट्रोवर्ट बिहेवियर के, एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के, हम दयालु हैं, हम कठोर हैं या कि मिलनसार हैं, उत्साहहीन हैं, आशावादी हैं, निराशावादी हैं, इस बातों का पता लगता है। तो इसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो इसने बताया था एक सब्जेक्टिव मेथड, एक ऑब्जेक्टिव मेथड और एक प्रोजेक्टिव मेथड। तो सब्जेक्टिव मेथड के अंदर बताया इसने पर्सनावली मेथड, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्यक्ति हाँ नहीं में जवाब देता है। उसके बाद है लाइफ हिस्ट्री मेथड, उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ किस्सों को उठाया जाता है और उससे उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आई थी आपकी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, ठीक है, कि आमने सामने बिठाकर उससे वार्तालाप की जाती है और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मेजर किया जाता है। तो ये थे आपके सब्जेक्टिव मेथड। उसके बाद बात आई थी ऑब्जेक्टिव मेथड की। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में फंक्शन ऑब्जर्वेशन मेथड, सिचुएशन ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड इवेल्युएशन मेथड और पर्सनल परिसूची मेथड। इन मेथड्स के बारे में उसने बात की कि फंक्शन 4 नंबर पे था जो हमारा फंक्शन ऑब्जर्वेशन मेथड। ये इस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी रियल वास्तविक लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशन में क्या क्या काम कर रहा है या कैसा कैसा बिहेवियर कर रहा है, उस चीज को नोट किया जाता है। सिचुएशनल
ऑब्जर्वेशन मेथड में एक अलग सिचुएशंस के अंदर बंदा कैसा बिहेवियर कर रहा है और दूसरी सिचुएशन में बंदा कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो व्यक्तिगत परिसूची विधि, इसमें क्या है, व्यक्ति के समक्ष प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें हाँ और नहीं में आंसर देता है। उसके बाद आई थी हमारी थर्ड मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। तो प्रोजेक्टिव मेथड में क्या किया जाता है, उसकी मन के अंदर सोई हुई जितनी चेतनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है। कई व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छा के कारण अपराधी भी बन जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ अन्य मेथड भी दिए गए हैं। तो ये थी आपकी पर्सनैलिटी मेजरमेंट की मेथड। समझ में आ गया? यस मैम। रितिका, आप आज ही आए हो मेरी क्लास में? आरती, श्रेया, शानिया और नेहा, इनको तो आ गया होगा समझ में। आज आप आज ही आए हो रितिका? नो मैम, क्लासेस लिए हैं मैंने। मतलब बीच बीच में चले जाते हो आप? तो आज जो पढ़ाया है वो समझ आया है बेटा? क्योंकि कभी कहीं से उठा, कभी कहीं से बीच बीच में आते हो, तो समझ में आ गया ये? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो भाभी एक गिलास पानी दे दो। हाँ जी। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी पर प्रकाश डालिए। कि फ्रायड ने भी क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है। तो उस थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है फ्रायड वाला, काफी लंबा है फ्रायड का। उसके बाद है एरिक्सन्स की, एक मिनट, और एरिक्सन, हाँ बस 3 क्वेश्चन रहते हैं, करते हैं इनको भी, फिर ये यूनिट आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो भाई, फ्रायड के व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो फ्रायड ने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, सिगमंड फ्रायड इनका नाम था, 1856 में इनका जन्म हुआ और 1939 में लगभग 40 इयर्स की एज में इन्होंने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के पश्चात पर्सनैलिटी के जिस थ्योरी का प्रतिपादन किया उसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। फ्रायड का यह सिद्धांत ह्यूमन नेचर के बारे में बेसिक्स अजम्पशंस पर आधारित है, और ये बेसिक अजम्पशंस हम अब पढ़ेंगे। भाई क्या बताया है कि सिगमंड फ्रायड ने 1856 से 1939 उनकी जो एज और डेथ वो दी गई है, कि जब ये 40 साल के थे तो इन्होंने अपनी लाइफ में एक क्लिनिकली एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, यानी कि ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे थे वहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने हुआ। तब उसके पश्चात इनके मन में आया कि मुझे एक साइको एनालिटिकल थ्योरी को प्रोपाउंडेड करना चाहिए, और वो सारी क्या है, ह्यूमन नेचर के बारे में बेसिक अजम्पशंस पर आधारित होती है, ठीक है। 40 वर्ष में अपने नैदानिक अनुभवों के आधार पर व्यक्तिगत के जिस सिद्धांत का प्रतिपादित किया, यानी कि उन्होंने 40 वर्ष में, यानी कि उन्होंने जितनी भी रिसर्च की क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर, नैदानिक एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके आधार पर उसने क्या है, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी, ठीक है। उसने क्या है, जो हमारे ह्यूमन नेचर है उसके क्या क्या बेसिक अजम्पशंस हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले बात आई, ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर एक बार पढ़ो बेटा, आरती एक बार पढ़ दे। ओके मैम। मानव व्यवहार बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे व्यवहार अपरिवर्तनशील तथा श्रेय होते हैं। सेकंड है, मानव प्रकृति शारीरिक गठनी तथा अप्रलक्षता जैसी पूर्ण कल्पनाओं से प्रभावित होती है। थर्ड है, मानव प्रकृति आत्मनिष्ठा से बहुत कम प्रभावित होती है। देखो भाई, इसने 3 बेसिक अजम्पशंस दी हैं हमारी। तो इसने बोला है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वह एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होता है। ये हमारे बिहेवियर के, जैसे हमारा इरेशनल, अविवेकपूर्ण, अनचेंजेबल और नॉलेजेबल होते हैं, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर निर्धारित होता है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब ये आ गया, मान लो आपका कोई बच्चा है, मान लो 10th क्लास में है, बिल्कुल नहीं पढ़ता,
आपने उसको ये बोल दिया कि बेटा आप अगर 10th में मेरिट आ जाते तो मैं आपको आईफोन दिला दूंगा या बाइक दिला दूंगा, तो वो बच्चा जो 55% नंबर लेता था 9th में, जिसके 50% आए थे, वो बच्चा एक्सटर्नल फैक्टर्स के जरिए इतना मोटिवेट हुआ कि उसने अपने बिहेवियर को ही चेंज कर दिया। बिहेवियर को चेंज करने का मतलब जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था वह पढ़ने लग गया। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब आपको बोल दे कि भाई अगर आप मान लो इसमें अच्छे नंबर लोगे तो मैं तुझे ये दिलाऊंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है, जैसे मैं भी अपने बच्चों को बोलती हूँ बेटा आप ये कर दोगे तो मैं आपको ये गिफ्ट दिलाऊंगी, तो बच्चा और अच्छे से मेहनत कर रहा है। तो हमारे बिहेवियर के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो था सिर्फ एक अच्छे मोटिवेटर थे ये। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आपके घर में किसी की लड़ाई होगी, आपके साथ झगड़ा हो गया, तो वो भी तो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसका भी तो आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। किसी ने आपको 2 बातें सुनाई, आप भी उसको 2 बातें सुना रहे हो, और फिर उसके बाद आपको पूरा दिन गुस्सा आता है, वो अलग। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो और वो क्या रहता है, अनचेंजेबल है, नॉलेजेबल है। कुछ तो क्या है हमारे इरेशनल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, और कुछ नॉलेजेबल होते हैं। देखो भाई, अनचेंजेबल इरेशनल मतलब मान लो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका भी इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर। दूसरी बात नॉलेजेबल, नॉलेजेबल वाले में आप पहले वाला एग्जांपल ले सकते हो। आपने अपने बच्चे को बोला बेटा आप इतने अच्छे नंबर लोगे तो मैं तुम्हें ये वाला गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। यस मैम। उसके बाद है सेकेंड अजम्पशन दी इसने, जो ह्यूमन नेचर है वह हमारी शरीर गठनी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रोएक्टिविटी अपरलक्ष्यता जैसी पूर्व कल्पना से भी प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा ह्यूमन नेचर है, हमारे शरीर का क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या हम प्रोएक्टिविटीज कर रहे हैं, इन जैसी जो भी हम पहले से ही जो कल्पनाएं बनाते हैं उससे भी, यानी कि आप जो इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, उसका भी हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप इमेजिन कर रहे हो कुछ, इमेजिन में मान लो आप किसी बंदे से मिले नहीं हो अभी तक, ठीक है, मिले नहीं हो, सिर्फ जस्ट आपने उसके बारे में बातें सुनी, तो आपके दिमाग में एक उस तरह की पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो पिक्चर क्रिएट हो जाती है तो ये क्या है, तो उससे हमारा बिहेवियर भी क्या होता है, प्रभावित होता है। पहले से कल्पना जो आपने की थी और जो रिजल्ट जो मिला वो आपकी कल्पना के विपरीत मिला। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। आप देखो कि आपने कुछ चीज सोची थी और वो हुई नहीं, आपने इमेजिन की थी कि भाई पहले मैं क्या है जेबीटी कर लेती हूँ, फिर मैं एच टेट हो जाएगा, मेरा सी टेट हो जाएगा, और मैं जस्ट 2 साल के अंदर मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है, इमेजिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती है, तो आपके ऊपर क्या है, बिहेवियर के अंदर वो चीज दिखेगी कि 2 साल के अंदर आपका जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे आप हजारों बच्चों को देखते हो जो तैयारी करते सक्सेस नहीं होते। तो जो उन्होंने इमेजिनेशन की थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसका उसके ऊपर क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। उसने क्या क्या प्रोएक्टिविटी की, उनका इफेक्ट पड़ा। उसकी क्या है, जो फिजिकल जो भी उसका क्या है शारीरिक गठन है, उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। उसके बाद तीसरी बात आई सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी से बहुत कम प्रभावित होती है। जो हमारा ह्यूमन नेचर है हमारी आत्मनिष्ठा से बहुत कम प्रभावित होता है। आत्मनिष्ठा से कम प्रभावित कैसे होता है भाई, देखो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैं पढ़ती हूँ 2 दिन तो बड़ा अच्छा पढ़ती हूँ, जैसे कि पता नहीं मैं कितना पढ़ लूंगी, 2 दिन के बाद 10-15 दिन मेरी किताब नहीं उठती। तो मतलब हमारी आत्मनिष्ठा से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। आत्मनिष्ठा मैंने एक दिन तो निष्ठा दिखा दी, भाई पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो आत्मनिष्ठा वो मोटिवेशन एक ही दिन चलता है मेरा तो। ठीक है, तो ये हमारे बिहेवियर को कम प्रभावित करते हैं। तो ये 3 बेसिक्स अजम्पशंस बताई हैं। तो क्या तीनों बेसिक अजम्पशंस क्लियर हुई? बोल दिया करो बेटे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इनको धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको। और आपकी जो ये फ्रायड की है और एरिक्शंस की है, जितनी थ्योरी आप पढ़ोगे ना इसमें, ये सारी की सारी थ्योरी आपके इस पेपर में तो आएंगी, जेबीटी में तो आएंगी। उसके अलावा मैं बार बार बोलती हूँ, आप जितने भी आप पेपर दोगे ना टीचिंग से रिलेटेड, सब में आएंगी।
चाहे आप एस्टेट दो, सीटेट दो, उसके बाद चाहे आप केवीएस का एग्जाम दो, एनवीएस का एग्जाम दो, आप चाहे दिल्ली का डीएसएसबी का एग्जाम दो, आपको चाइल्डहुड या ये जो भी डेवलपमेंट वाला है ये बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और इन थ्योरीज में से क्वेश्चन आता है, इसमें से मेन क्वेश्चन आता है जो आप आगे पढ़ोगे ना, इड, ईगो, सुपर ईगो, इनमें से वो कोई भी एक पॉइंट बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, सुपर ईगो का है, ईगो का है या इड का है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में फ्रायड ने दो मॉडल दिए हैं। एक तो मॉडल दिया उसने टोपोग्राफिकल मॉडल, जिसे आकारात्मक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है इसने डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, यानी कि इसने पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए दो तरह के मॉडल दिए हैं। एक तो दिया है हमारा टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा क्या है हमारा डायनेमिक स्ट्रक्चरल मॉडल। कौन कौन सा भाई? एक तो व्यक्तित्व की संरचना और दूसरा आपका गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल। बताओ कौन से दो मॉडल के नाम दिए हैं? मैम एक टोपोग्राफिकल मॉडल है और एक डायनेमिक और स्ट्रक्चर मॉडल है। हाँ जी बेटा, ये ना मैं पूछ रही हूँ तो साथ साथ दिया करो ताकि तुम्हें याद हो जाएंगे वो। अब देखो भाई टोपोग्राफिकल मॉडल, इसमें भी इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, आगे पीछे कैसे भी कर लो आप। तो टोपोग्राफिकल मॉडल आकारात्मक मॉडल से अभिप्राय किसी संघर्ष में स्थिति में गत्यात्मकता का उत्पन्न होना है। फ्रायड ने तीन भागों में इसे बांटा है, यानी कि जब हमारे सामने कोई स्ट्रगल की सिचुएशन आती है तो ये तीन तरह के मॉडल हमारे सामने, ये तीन तरह की पर्सनैलिटी हमारे सामने निकल के आती है। तो सबसे पहले बात आती है कॉन्शियस की। कॉन्शियस से अभिप्राय है मन का वह भाग जिसमें सभी अनुभूतियां संवेदनाएं होती है, जिसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस और सारे इमोशंस होते हैं और जिनका संबंध वर्तमान से होता है, हमारे प्रेजेंट से होता है। तो चेतन क्रियाओं का संबंध तत्कालीन एक्सपीरियंस से होता है। संक्षेप में कॉन्शियस पर्सनैलिटी के सीमित पक्षों का रिप्रेजेंटेशन करता है और किसी भी क्षण किसी व्यक्ति के मन में जो अनुभूति होती है वे चेतन से ही जुड़ी होती है। यानी कि इन्होंने बोला है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो प्रेजेंट में जो चल रहा है हमारा, यानी कि अभी फिलहाल हम मन में जो सोच रहे हैं या जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो कॉन्शियस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे एक्सपीरियंस, हमारे इमोशंस, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या है हमारा कॉन्शियस पर्सनैलिटी के सीमित पक्षों का रिप्रेजेंटेशन करता है और किसी भी क्षण किसी व्यक्ति के मन में जो भी एक्सपीरियंस या जो भी भाव जो होते हैं वे हमारे चेतन मन से ही जुड़े होते हैं। कॉन्शियस यानी कि हमारे एट प्रेजेंट हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है या जो भी इमोशन क्रिएट हो रहा है, जैसे रोने का इमोशन क्रिएट हो रहा है, हंसने का इमोशन, तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस से अभिप्राय है मानसिक स्तर जो सचमुच में न तो पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन होता है, यानी कि ना तो फुली कॉन्शियस ना अनकॉन्शियस, कोई बीच के उसमें आ गए आप, ना तो आपको नींद आ रही ना आप नींद भी आ रही है, सोया नहीं जा रहा, बीच में आ गए, ठीक है। तो मानसिक स्तर जो सचमुच में न तो पूर्णतः चेतन है और न पूर्णतः अचेतन, इसमें वे इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होते परंतु प्रयास करने पर वे हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। इसको हम अवेलेबल मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरणतः जब कोई पुस्तक पढ़ने पर नहीं मिलती तब हम परेशान हो जाते हैं और कुछ देर सोचने पर याद आती है कि वह पुस्तक तो हमने किसी अपने फ्रेंड को दे रखी है। तो यह अर्धचेतन का उदाहरण है। तो अर्धचेतन चेतन और अचेतन के बीच पुल का काम करता है। तो सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस वो से अभिप्राय हमारे मेंटल लेवल जो सचमुच में न तो पूर्णतः क्या है कॉन्शियस है न अनकॉन्शियस है, इसमें क्या है वो एक्सपीरियंस नहीं होते, इसमें सिर्फ प्रयास करने पर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। अवेलेबल मेमोरीज को बोला है, जैसे आप कोई भी चीज रख के भूल जाते हो, थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालते हो, याद करते हो उस चीज को तो वो मिल जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस का अर्थ है चेतन या चेतना से परे होना। इसमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो न तो कॉन्शियस के होते हैं और न ही आपके सब कॉन्शियस के होते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस अचेतन मन में होते हैं। ऐसे विचारों को हम
एंटी सोशल, इमोरल या सेक्सुअल होते हैं। ऐसी इच्छाओं को हर दिन पूरा करना संभव नहीं होता, अतः इन्हें चेतन से हटाकर रिप्रेस कर दिया जाता है। अचेतन में इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं और चेतन में लौटने का प्रयास करती हैं। तो फ्रायड के अनुसार अनकॉन्शियस में गए गए विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर अधिक पड़ता है, अर्धचेतन और चेतन से भी अधिक। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड इसने बताया है जो हमारी चेतना से परे हैं और जो हमारे कुछ ऐसे अनुभव हैं जो न तो आपके कॉन्शियस होते हैं न ही सब कॉन्शियस होते हैं। ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो क्या होते हैं, असामाजिक होते हैं, अनैतिक होते हैं, यानी कि जो बुरे बुरे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, उठ पटांग जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो ऐसी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है, हर दिन पूरा करना संभव नहीं होता, इसलिए हम इन अचेतन मन को क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितनी भी इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती, लेकिन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाती है। जैसे मान लो आपको अचानक से किसी चीज की खुशबू आई और आपको वो खाने का मन कर गया, पिज्जा खाने का मन कर गया, भाई कोई तो ऑर्डर कर लेंगे, भाई कईयों की सिचुएशन ऐसे कि जो उस समय पिज्जा नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, उस इच्छा को दबा देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन वो दबती नहीं है, आज के लिए दब गई, 10 दिन तक आपका मन नहीं किया, फिर आपका मन करेगा कि मैं ये चीज खा लूं। आपका मन कर रहा है कि मैं डेली ही पिज्जा खा लूं, रोटी ना बनाऊं, तो क्या है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, अनकॉन्शियस। और आपको क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती अपने मन को समझाना पड़ता है कि नहीं ये काम अनैतिक है, ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अनकॉन्शियस का एग्जाम्पल है। तो क्या आपको टोपोग्राफिकल मॉडल के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों कंसेप्ट के बारे में समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा मॉडल बताया था इसने डायनेमिक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर समझना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। अब आप सीटेट भी दोगे आगे। तो एक है इड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। इड, सबसे पहले देखते हैं फ्रायड के इस व्यक्तित्व के डायनामिक मॉडल से अर्थ है वे साधन जिसके द्वारा हम अपनी बेसिक प्रवृत्तियों से पैदा हुए मेंटल कन्फ्लिक्ट का समाधान हो। यानी कि इसमें वे साधन या वे मीन्स जिसमें हमारी जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं, इंस्टेंट हैं, उनसे कारण जो मेंटल कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है उसका समाधान चाहते हैं हम। वही कई बार हमारे दिमाग में ही आपस में क्या हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये लूं ना लूं। ठीक है, मेन तो आप लोगों को शॉपिंग करते वक्त होता है ये मेंटल कन्फ्लिक्ट कि मैं ये चीज लूं, ये अच्छी लग रही है, मेरे पे ये अच्छी लग रही है, ये इसको छोड़ो मन नहीं कर रहा, तो मेंटल कन्फ्लिक्ट। तो इसमें इसी का समाधान देखा जाता है। तो इसमें दिया गया है इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, इसको पढ़ दे बेटा एक बार आरती। फर्स्ट है इड। ये व्यक्तित्व का जैविक तत्व होता है जिसमें जन्मजात प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण होती है और ये नियम आदि को मानने वाली नहीं होती हैं। ये प्रवृत्तियां आनंद देने वाली प्रेरणाओं को संतुष्ट करती हैं तथा इनका उचित अनुचित विवेक, अविवेक, समय, स्थान आदि किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इड पूर्णतः अचेतन होता है। एक नवजात शिशु में इड की प्रवृत्तियां की भरमार होती है। इड में दो प्रक्रम संपन्न होते हैं। पहला सहज प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति स्वयं अनुक्रिया करके उस तनाव को दूर करता है, जैसे खांसना, छींकना, आंख झपकना। दूसरा प्रक्रम है प्राथमिक प्रक्रिया। इसमें व्यक्ति उन उद्दीपकों के बारे में मात्र कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव कम करता है जिसमें पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी। उदाहरणतः जिस खिलौने से बच्चा पहले खेलता था उसे ना देने पे वो उस खिलौने की मात्र कल्पना करके ही अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। देखो भाई, इड में क्या बताया गया है कि ये जो पर्सनैलिटी का है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमारी जो इड है, इड उपहांस जो है हमारी जन्मजात हमारे अंदर होता है। ठीक है, असंगठित आक्रामकता होती है। इसमें क्या है, आपको ये नियम आदि को मानने वाली नहीं होती, जिसमें आप क्या करते हो भाई, आप झगड़ा करते, छोटे बच्चे को देखते हो रूठ जाता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है और वह रूठता है और जिद करता है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो जो आपकी इड है वह अनकॉन्शियस होती है
और एक अनकॉन्शियस का मतलब ये बात आई थी ना कि हम सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो इड क्या है, हम हमारी वही कि हम सारी इच्छाओं को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते। तो एक जो छोटा बच्चा है उसके अंदर भी इड की प्रवृत्तियां पाई जाती है। ये क्या है, इड दो मैकेनिज्म संपन्न होते हैं। पहले में होती है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन, और जिसे व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाला स्रोत के प्रति स्वयं अनुक्रिया करके उस तनाव को दूर करता है। इसमें क्या है, जो भी तनाव उत्पन्न हुआ है उसको व्यक्ति स्वयं के द्वारा ही इसको दूर करता है, जैसे खांसना, छींकना, आंख झपकाना। ठीक है। दूसरा है आपकी प्राइमरी प्रोसेस। इसमें व्यक्ति उस स्टिमुलस के बारे में कल्पना कर अपना तनाव कम करता है कि पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी, जिस खिलौने से बच्चा पहले खेलता था उसे न देने पर वह उस खिलौने की मात्र कल्पना करके ही अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और अपना मानसिक तनाव दूर करता है। ठीक है। तो ईड में क्या है आपका कि ये क्या है, हमारी जन्मजात बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। हमारे जैसे हम बर्थ लेते हैं तो हमारे बिहेवियर में ईड वाला पॉइंट होता है कि हम जिद करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो उसको हम कल्पना करके ही, सोच के ही अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो इसने क्या थी, ईड को दो पराक्रम संपन्न होते हैं। एक है मैकेनिज्म, पहले में रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, आपके बस में नहीं होते, जैसे खांसना, छींकना। अब छींक नहीं आती तो कितना परेशान होते हैं हम, कितना तनावग्रस्त होते हैं, तो उसके लिए हम कुछ तो जुगाड़ लगाते हैं, है ना, कि मुझे छींक आ जाए, छींक आ जाए। ठीक है। तो आंखें झपकाना, तो ये क्या है आपके रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरी है प्राइमरी प्रोसेस। इसमें स्टिमुलस के बारे में कल्पना कर अपना संघर्ष और तनाव कम किया जाता है, यानी कि मेरे पास चीज नहीं है तो मैं उसको सोच के फिर संतुष्ट हो जाती हूँ। तो ये था आपका इड। समझ में आया इड? यस मैम। उसके बाद बात आती है ईगो की। ईगो का स्थान दूसरा है। जन्म के कुछ दिन तक बच्चा इड की प्रवृत्ति द्वारा कंट्रोल होता है, परंतु सामाजिक नियमों और मोरल वैल्यूज के कारण उनकी इन इच्छाओं या प्रवृत्तियों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगता है और उस प्रक्रिया में उसमें ईगो का विकास होने लगता है। अहम मन का वह हिस्सा है जो रियल आपका क्या संबंध वास्तविकता से होता है, और अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला एग्जीक्यूटिव ब्रांच माना गया है। अब दूसरा फैक्टर माना है ईगो को, यानी कि जन्म से बच्चा क्या है, उसके अंदर इड की प्रवृत्ति होती है, परंतु जैसे जैसे वह क्या है, सामाजिक सोशल लॉज के अंदर आता है, मोरल वैल्यूज के अंदर आता है, तो उसकी कुछ इच्छाएं और प्रवृत्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे वह फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। उसको अंदर अहंकार, अहम की भावना उत्पन्न शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसी अहम को पर्सनैलिटी का डिसीजन लेने वाला भी माना जाता है। ठीक है। उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो जो बोल रहा कर नहीं रहे, तो बच्चा क्या अपना डिसीजन ले लेगा, उसको क्या करना है। आगे सुपर ईगो। इसे जो हमारा अहम है उससे भी ऊंचा कहा गया है। जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने माता पिता के साथ स्थापित करता जाता है, और वह सीख जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से लर्निंग में सुपर ईगो के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, और मोरल और एथिकल ब्रांच है यह व्यक्ति को यह बताती है कि कौन सा कार्य अनैतिक है। सुपर ईगो विकसित होकर इड और ईगो में वास्तविक लक्षणों से हटाकर मोरल गोल्स की ओर ले जाती है, यानी कि सुपर ईगो हो गया कि आप इन सब से ऊपर उठ गए हो। अब जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपनी आइडेंटिटी समझने लगता है, तो फिर वह जिद वगैरह नहीं करता। वह लर्निंग से सुपर ईगो के डेवलपमेंट की शुरुआत मानता है, और इसको मोरल ब्रांच भी बोला गया है। इसमें सुपर ईगो होने के बाद बच्चे को पता लग जाता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ये समझ में आ गए तीनों पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखिए पर्सनैलिटी की गति की डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रायड के अनुसार ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जटिल तंत्र है। साइकोलॉजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों ही होते हैं। शारीरिक ऊर्जा में व्यक्तिगत शारीरिक क्रियाएं होती है, जैसे दौड़ना, चलना, सांस फूलना। मानसिक ऊर्जा से मानसिक कार्य करता है, जैसे चिंतन। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्पर्श बिंदु इड होता है, और व्यक्ति के डायनेमिक पहलू मूल प्रवृत्ति, चिंता तथा मनोरचनाएं हैं। अब देखो भाई,
इसमें बताया कि कौन कौन से पर्सनैलिटी में कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या डायनेमिक, क्या गतिशीलता चली रहती है। तो सबसे पहले फ्रायड बोलते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वह ही बड़ा जटिल तंत्र है, बड़ा कठोर तंत्र है, उसको समझना मुश्किल है। तो इसने बोला कि जो साइकोलॉजिकल और मेंटल एनर्जी है दोनों ही होती हैं। शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं करता है जैसे दौड़ना, चलना फिरना आदि, और मानसिक ऊर्जा से मानसिक कार्य करता है जैसे चिंतन। तो क्या क्या बताया इसने कंपोनेंट्स की, जो ह्यूमन का जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वह बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तीसरा, साइकोलॉजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात बताई है इसने, हमारी फिजिकल ऊर्जा से व्यक्तिगत शारीरिक क्रियाएं होती हैं जैसे दौड़ना, चलना, सांस लेना। उसके बाद है मानसिक ऊर्जा से मानसिक कार्य करता है जैसे चिंतन। ठीक है, मेंटल एबिलिटी से ही सोचने का काम करता है। उसके बाद आती है आपकी पर्सनैलिटी के डायनेमिक पहलू, ये कंपोनेंट बताने भाई कौन कौन से आपकी पर्सनैलिटी में। एक तो है मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट जो बोला है इसने, और उसके बाद है एनेक्सिटी के बाद बोला है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये बताए हैं इसने। इसने पहलू बताए हैं हमारे। सबसे पहले बताई है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति से अभिप्राय जन्मजात और शारीरिक उत्तेजना जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, आपकी मूल प्रवृत्ति और इरोज कहा गया है। दूसरी मृत्यु प्रवृत्ति, डेथ इंस्ट्रक्शन जैसे थेनाटोस भी कहा जाता है। जीवन में मूल प्रवृत्तियां द्वारा व्यक्ति की सभी तरह की रचनात्मक कार्य कंट्रोल होते हैं। फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्ति को जीवित मूल प्रवृत्ति से अलग किया है। मूल प्रवृत्ति में ऊर्जा बल को लिबिडो कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति केवल लैंगिक क्रियाओं के रूप में होती है। मृत्यु मूल प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति आक्रामक कार्य बिहेवियर का निर्धारण करता है। इस प्रकार प्रवृत्तियों में संतुलन पाया जाता है। इरोज की सक्रियता थैनाटोस से अधिक होती है। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है थोड़ा। मूल प्रवृत्ति होती है जो हमारी जन्मजात, जो हमारे बिहेवियर के कुछ कंपोनेंट होते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क को कंट्रोल करते हैं, और ये हमारी जितनी भी यौन संबंधी, ठीक है, सेक्स संबंधी जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको जीवन मूल्य प्रवृत्ति से अलग किया है। उन्होंने बोला है कि जो एनर्जी फोर्स है उसको लिबिडो कहा गया है, यानी कि हम कोई भी यहाँ पर मूल प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी फोर्स लगा रहे हैं उसको लिबिडो बोला है। तो इसको हम क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी के रूप में भी होती है, और कुछ हमारी मृत्यु से रिलेटेड भी बेसिक से प्रवृत्ति होती हैं जो क्या है, आक्रामक कार्य व्यवहार का निर्धारण करती है। और जो मृत्यु से रिलेटेड जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसको इरोज की थैनासोटा से अधिक होती है। तो कितना डिफिकल्ट कर दिया कि मूल प्रवृत्तियां इतना कर लेना। मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात होती हैं, हमारे शरीर की बॉडी जो भी एक्सटेंशन करती है, जो भी उत्तेजना करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी तरह के व्यवहार निर्धारित करता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो उसके मूल प्रवृत्ति इरोज कहा जाता है, ठीक है, और दूसरी जो मृत्यु से रिलेटेड है उसको थैनाटोस कहा जाता है। ये दो बातें याद कर लेना कि जो मूल प्रवृत्ति है वो हमारी जन्मजात और शरीर में उत्तेजना पैदा करने का काम करती है, और इसी के द्वारा हमारा बिहेवियर निर्धारित होता है। तो जो हमारी जन्म से रिलेटेड जो है उसको इरोज बोला है, और जो मृत्यु से रिलेटेड जो है उसको थैनाटोस बोला है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं उनको पढ़ लेना। उसके बाद है एनेक्सिटी, चिंता। तो चिंता भी क्या है, एक इमोशनल और अनप्लेजेंट ऐसी अवस्था होती है जो ईगो को इम्पेंडिंग खतरे में सतर्क करती है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अडेप्टेशन कर सके। चिंता भी क्या है भाई, एक भावनात्मक और दुखद अवस्था होती है। ये भी पर्सनैलिटी में क्या है, चिंता भी क्या है, एक इमोशनल और जो दुख देने वाली अवस्था होती है। इसमें ईगो को इम्पेंडिंग खतरे से सतर्क कराती है, यानी कि ये क्या कराती है, हमारी ईगो को, ये जो हमारी चिंता है
वो पहले क्या करा देती है, खतरे से सतर्क करा देती है हमें कि आगे आने वाले टाइम में कोई खतरा आने लगा है, क्योंकि मुझे चिंता होने लगे। ठीक है, ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। और फ्रायड के अनुसार चिंताएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी रियल वाली वास्तविक चिंता, एक होती है न्यूरोटिक एनेक्सिटी तंत्रिकातीय चिंता, और एक आपकी नैतिक चिंता मोरल एनेक्सिटी। सबसे पहले आते हैं रियल एनेक्सिटी की बात, कि बाहरी वातावरण में उपस्थित खतरों के प्रति की गई सामयिक क्रिया को वास्तविक चिंता कहते हैं, जैसे आग और भूकंप आदि। यानी कि ऐसी चिंता जो हमें क्या है, वातावरण में उपस्थित खतरों के बारे में आभास कराती है, तो वह हमारी वास्तविक चिंता कहलाती है। उसके बाद है न्यूरोटिक एनेक्सिटी। यह चिंता की इच्छाओं पर अहम की निर्भरता से उत्पन्न होती है। जो इच्छाएं थी उनके ऊपर अगर अहम की भावना आ जाती है, तो वहाँ पर क्या है, हमारी तंत्रिकतीय चिंता होती है। उसके बाद है हमारी मोरल एनेक्सिटी। इसमें ईगो को सुपर ईगो से दंड की धमकी मिलती है, तब नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। तो तीनों चिंताएं शायद ही एक दूसरे से भिन्न रह पाती हैं। इस तरह की चिंता एक दूसरे की चिंता को जन्म देती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां होगी आपके बिहेवियर में, चिंता करना होगा आपके बिहेवियर में। एक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। हमारे अंदर क्या होता है, अपने खुद की रक्षा करने का भी एक भाव आता है। तो अहम रक्षात्मक प्रक्रम अहम को चिंताओं से बचाता है। किस प्रकार का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु अधिक व्यक्ति प्रयोग करने पर, एक बार पढ़ दे बेटा, काफी देर हो गई मुझे पढ़ते पढ़ते। अहम रक्षात्मक प्रक्रम अहम को चिंताओं से बचाता है। इस प्रक्रम का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु अधिक प्रयोग करने पर व्यक्ति के व्यवहार में अनिवार्यता और स्नायु विकृति का गुण विकसित होने लगता है। सभी रक्षात्मक प्रक्रम अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं और सभी रक्षात्मक प्रक्रम वास्तविकता के प्रत्यक्षण को विकृत कर देते हैं। कुछ प्रमुख रक्षात्मक क्रम दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, विस्थापन आदि। दमन के अंतर्गत मानसिक संघर्ष पैदा करने वाली असामाजिक इच्छाओं को चेतना से हटा के अचेतन कर दिया जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत व्यक्ति को ईगो को किसी अप्रिय इच्छा पर कष्ट कर इच्छा तथा प्रेरणा विकसित करके बचाता है। उदाहरणतः भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना। प्रतिगमन के अंतर्गत तनाव या संघर्ष के समाधान के लिए व्यक्तित्व में बाल्यावस्था के व्यवहारों की ओर पलटने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरणतः वयस्क व्यक्ति भी कभी कभी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। प्रक्षेपण के अंतर्गत दूसरे लोगों के प्रति अपनी असामान्य प्रस्तुतियां, व्यवहारों आदि को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहा जाता है। जैसे परीक्षा में फेल होने पर सारा दोष कठिन प्रश्नों पर थोप दिया जाता है। विस्थापन के अंतर्गत व्यक्ति अपने संवेग या प्रेरणा को किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। जैसे कि दफ्तर में अपमानित होने पर घर आकर पत्नी या बच्चों पर गुस्सा दिखाना। इस प्रकार रक्षात्मक प्रक्रमों से व्यक्ति स्वयं को बाहरी एवं आंतरिक तनाव से बचाता है। देखो बेटा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें क्या है, हम अपने अहम की रक्षात्मक प्रक्रम, अपने अहम की रक्षा करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, चिंताओं से बचा, अहम रक्षात्मक प्रक्रम जो हमारा अहम है उसको चिंताओं से बचाता है। यानी कि इसमें हम एक चीज का गुस्सा दूसरी चीज पर निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे इसने एग्जाम्पल भी लिया है कि बॉस के साथ लड़ाई होगी, वही झगड़ा फिर वाइफ के ऊपर उतर रहा है, वही गुस्सा वाइफ के ऊपर उतर रहा है। तो वहां की जो अहम जो पैदा हुआ था वो यहाँ पर आकर क्या किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। तो उसके अंदर जो अहम था उसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मिल रहा है। तो इसने कुछ ऐसी बात की है, कुछ रक्षात्मक प्रक्रम रिप्रेशन कर देना, फॉर्मेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट आदि। दमन के अंतर्गत मानसिक संघर्ष पैदा करने वाली असामाजिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में कर दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जो संघर्ष पैदा हुआ है असामाजिक चिंताओं को चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से हटाकर अनकॉन्शियस माइंड में ला दिया जाता है। यानी कि अब मान लो आपके साथ कोई, आपका मूड अच्छा नहीं है, जैसे लास्ट वाले हमने क्लास में बोला था कि मूड अच्छा नहीं है, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। कोई मूवी देखता है, कोई कुछ करता है, यानी कि अपना जो ध्यान था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो हम डाइवर्ट कर रहे हैं वही ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये पॉइंट समझ में आया भाई, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वाला? यस मैम। मैं तो सोच रही थी इसको कंप्लीट कराने का, पर मेरे को तो लग रहा है एक ही थ्योरी तुम्हें चक्कर ला देगी। दूसरी थ्योरी का तो कुछ लग नहीं रहा मुझे समझ में आ पाएगा। ज्यादा होगा तो ये भी बाउंस कर जाएगा माइंड से। हाँ, तो फिर अब ये इसकी फ्राइड की तो कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, दूसरे की आज नहीं कराऊंगी इरेक्शन वाली, नहीं तो दोनों की थ्योरी में तुम्हारा मिक्सअप हो जाएगा। अब देखो भाई, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। पहले दृष्टिकोण से के अकॉर्डिंग एडल्ट पर्सनैलिटी बाल्यकाल की विभिन्न एक्सपीरियंस के द्वारा कंट्रोल होती है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार एडल्ट पर्सनैलिटी में जन्म के समय सेक्सुअल एनर्जी बच्चों में विद्यमान होती है, जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं साइकोसेक्सुअल स्टेज से होकर विकसित होती है। इस दृष्टिकोण से मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में 5 अवस्थाएं हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसको लेकर इसने बोला है कि पहला जो दृष्टिकोण है मेरा, ये पहली जो अप्रोच है, उसके अनुसार जो एडल्ट पर्सनैलिटी है बच्चों को उसके एक्सपीरियंस द्वारा का कंट्रोल होता है। एडल्ट पर्सनैलिटी बाल्यकाल की विभिन्न एक्सपीरियंस द्वारा कंट्रोल होती है। और दूसरे में इसने कुछ सेक्सुअल एनर्जी यानी कि बच्चे के अंदर बचपन से ही विद्यमान होती है, ठीक है, तो इसलिए इसने इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहा है। इसमें इसने कुछ स्टेजेस दी हैं, यानी कि आप देख लो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, ओरल स्टेज बोला है, उसके बाद फैलिक स्टेज बोला है, लेटेंसी स्टेज बोला है, जेनेटिकल स्टेज बोला है। तो सबसे पहले बात आती है ओरल स्टेज। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष की, यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र मुंह होता है। बच्चा मुंह के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को लैंगिक सुख प्राप्त करता है, जैसे चूसना निगलना। यहाँ पर तो बच्चा क्या है, 0 से 1 साल का ओरल स्टेज होती है, उसमें उसके अंदर क्या बताया गया है कि वह माँ का दूध पीता है और कुछ चीजें जैसे निगलना या बोतल से दूध पीना, तो उसी में उसको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। दूसरी है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या बोला है कि जीवन के पहले साल की समाप्ति और दूसरे साल की समाप्ति होने पर यह अवस्था बनी है, अर्थात 2 से 3 साल की आयु के बीच इस अवस्था को बोलते हैं। इसमें कामुकता क्षेत्र मुंह से हटकर शरीर के एनल रीजन से आ जाता है। बच्चा मल मूत्र त्यागने से जुड़ी क्रियाओं में आनंद उठाते हैं, ठीक है। बताना क्या क्या किया इसने अपनी थ्योरी में। एनल स्टेज 2 से 3 साल की आयु के बीच का समय बताया है। इसमें बच्चा क्या है, अब उसका ध्यान मुंह से हटने के बजाय अब किस में आ गया है, एनल रीजन में आ गया है। अब बच्चे को पोटी करना, सुसु करना, इन्हीं कामों में बच्चा लग जाता है। आगे है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या है, इसे जीवन के चौथे और 5वें साल के दौरान की अवस्था बताया गया है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र आपका जेनिटल होता है, जनेंद्रिय होता है। फ्राइड के अकॉर्डिंग लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, सीटेट में क्वेश्चन बना था कि लड़कियां अपने पिता के प्रति प्यार प्रदर्शित करती है और लड़के अपनी माँ की तरफ, ठीक है। तो लड़कियों में जो पितृ प्रेम की जो ग्रंथि होती है, यानी कि अपने पापा से प्रेम की जो हार्मोन्स होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रा। और लड़कों में अपनी मम्मी के प्रति जो प्यार का जो वो होता है हार्मोन्स, वो होता है ओडिपस, ठीक है। तो लड़कों में अपनी माँ के प्रति जो प्यार वाले हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों को अपने पापा से ज्यादा प्यार होता है, ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के प्रति। तो दोनों ही ग्रंथियां सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती हैं। मात्र मनोग्रंथि के अंतर्गत लड़का अचेतन रूप से अपनी माता से प्रेम तथा प्रतिक्रिया की इच्छा करता है और पिता से घृणा करता है। बालक समझता है कि यह बात पिता को मान्य नहीं होगी, इसलिए वह उससे डरता है। पितृकर्ता मनोग्रंथि में अचेतन रूप से लड़की पिता से सुख चाहती है और माता से घृणा करती है। क्या क्या लिख दिया, बस इसमें आप ये देख लेना। फैलिक जो स्टेज है 5 साल के दौरान की अवस्था होती है, इसमें जेनेटिकल होता है। फ्राइड के अनुसार आप भी देखते हो, आपको वैसे तो देखो हर एक माता पिता को अपने दोनों बच्चे अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी
लड़कों को कम पीटती है, लड़कियों को ज़्यादा पीटती है। उसका ये कारण है कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रा हार्मोन्स। लड़की के अंदर इलेक्ट्रा हार्मोन्स होता है जिसमें उसको क्या है, अपने पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छी नहीं लगती। और लड़कों के अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें उसको अपनी मम्मी अच्छी लगती है, क्योंकि पापा पिटाई कर देते हैं लड़कों की, देखते नहीं, मम्मी को लड़के प्यारे लग रहे हैं और पापाओं को अपनी बेटियां प्यारी लग रही हैं। तो इसका ये वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मेन यही दो क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन्स होते हैं। पितृ प्रेम के लिए कौन सा हार्मोन है, इलेक्ट्रा, और मातृ प्रेम के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आती है आपकी लेटेंसी स्टेज। अब मुझे बताओ ये यहाँ तक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या है? यह अवस्था लिंग प्रधान अवस्था के बाद शुरू होती है, 6-7 साल से शुरू होकर लगभग 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे में एक नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता, सेक्सुअल विशेष भी डोमिनेंट हो जाती हैं। इसके दौरान लैंगिक इच्छाओं का उदारीकरण, सब्लिमेशन होने लगता है। लेटेंट स्टेज क्या है भाई? 6 साल से शुरू होकर 12 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर कोई नया क्षेत्र विकसित नहीं होता है कामुकता का। उसकी जो सेक्सुअल विशेष है वो भी डोमिनेंट सुसुप्त होती है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला जेनेटिकल स्टेज। जेनेटिकल स्टेज क्या है? ये अंतिम अवस्था मानी उसने, 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में जितने भी हमारे एडोलसेंस हैं और जितने भी हमारे प्रौढ़ावस्था, दोनों को शामिल किया गया है। इसमें हमारे जितने भी एडोलसेंस बच्चे हैं उनके फिजिकल चेंजेस होने लगती हैं, ठीक है, मैच्योरिटी आने लगती हैं, और परंतु धीरे धीरे व्यक्ति एडल्टहुड में प्रवेश करता है। फिर हेट्रोसेक्सुअल विकसित होने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से मैच्योर हो जाता है और वह सामाजिक रूप से स्वीकृत लैंगिक संबंध स्थापित करता है, एक संतोषजनक जीवन व्यतीत करने लगता है। जेनेटिकल स्टेज 13 साल के बाद शुरू होती है, जिसमें आपका एडोलसेंस भी और आपका क्या है, प्रौढ़ावस्था भी, ये दोनों स्टेजेस इसमें आ जाती हैं। पहले बच्चा किशोरावस्था की जगह धीरे धीरे वह मैच्योर हो जाता है और मैच्योरिटी से फिर वह बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब वह प्रौढ़ावस्था में या ओल्ड एज में जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन चाहता है वह अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी फ्रायड की थ्योरी की 5 स्टेजेज। ओरल स्टेज, आपकी एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनेटिकल स्टेज, ठीक है। यानी कि मातृ प्रेम और पितृ प्रेम की जो हार्मोन्स है वो कौन सी स्टेज के अंदर आते हैं, बता दो भाई। 5 स्टेजेस पढ़े तो उसमें कौन? मैम फैलिक स्टेज। हाँ जी, फैलिक स्टेज। ठीक है बेटा। तो इसमें दो जो बोलती जाओ ना, एक आधा वो अंडरलाइन कर लिया करो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब तो ऐसा लग रहा मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा डेंजर हो गया है तो आगे है मैरिटो फ्रायड थ्योरी। इसकी थ्योरी के क्या क्या गुण हैं, यानी कि क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसके दोष हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। एक तो काफी विस्तृत है। हाँ भाई, ये तो बात देख ली हमने, कब शुरू हुए थे ये फ्रायड की थ्योरी करने और कितना लंबा समय लग गया। तो काफी विस्तृत है, काफी बड़ी है ये थ्योरी। इस सिद्धांत में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसकी व्याख्या अंडरस्टैंडेबल भाषा में दी गई है, यानी कि लोगों को समझ में आ सके, ज्यादा ही अंडरस्टैंडेबल दे दी भाई। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण टूल्स सिद्ध किए गए हैं। भाई रिसर्च तो इसने बहुत डिस्क्रिप्टिव की है, यानी कि बहुत गहराई तक इसने इसके बारे में बताया है। मानव व्यवहार के तथ्यों को तार्किक ढंग से मनोविश्लेषणात्मक ढांचे में ढाला जाता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को जितने भी कंपोनेंट है उनको तार्किक तरीके से एक साइको एनालिटिकल ढांचे में डाला जाता है। तो ये थे इसके गुण। भाई ये बात सही लग रही है, काफी विस्तृत है थ्योरी, अंडरस्टैंडेबल भाषा में दी गई है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि बहुत गहराई से रिसर्च की गई है, और व्यक्ति के बिहेवियर को साइको एनालिटिकल ढांचे में मोड़ने की बात की गई है। आगे लिमिटेशन क्या है भाई? लिमिटेशन यह है कि कुछ कंसेप्ट अस्पष्ट हैं जिनकी एम्पेरिकल टेस्ट भी संभव नहीं है, जैसे सुपर ईगो, मेंटल एनर्जी,
यानी कि इसने कुछ बातें ऐसी दी गई हैं जो कंसेप्ट हमें समझ में ही नहीं आए। इसने बोल दिया एक सुपर ईगो और एक बोल दिया मेंटल एनर्जी, जिनका तो हम टेस्ट ही नहीं कर सकते भाई क्या सुपर ईगो है। ठीक है, कि हम कब पता लगेगा कि हमारे अंदर ईगो का तो हमें पता लग रहा है, ये कब पता लगेगा कि सुपर ईगो कब आई हमारे अंदर। उसके बाद है फ्रायड ने जो साइकोएनालिटिकल सिद्धांत की विधि, इसकी ये क्या है साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसने अपनी जो भी रिसर्च की है वह क्रमबद्ध तरीके से वर्णन नहीं किया। यानी कि इसने क्या जो रिसर्च की है ना उसको एक सही सीरीज वाइज नहीं किया, कहीं से कुछ कर रहा है ये कहीं से कुछ कर रहा है, इस वजह से इसने थ्योरीज को थोड़ा डिफिकल्ट कर बना दिया है। उसके बाद फ्रायड ने सेक्सुअल एनर्जी पर आवश्यकता से अधिक बल डाला है। बच्चों में जन्म से पहले लैंगिक ऊर्जा की मौजूदगी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मान्य नहीं दी है। भाई इसने ये बात तो है कि इसने जितने भी स्टेजेस बताई हैं सारी स्टेजेस में इसने सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, जो कि सब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस थ्योरी को मान्यता नहीं दी। ठीक है, फ्रायड के सिद्धांत में कुछ कंसेप्ट काल्पनिक कथाओं पर आधारित से थे जिनकी वास्तविकता विश्वास से परे है, जैसे मात्र मनोग्रंथि का कंसेप्ट। ठीक है, कि मात्र मनोग्रंथि, चलो भाई वो तो हमने देख लिया ठीक है, लेकिन इसने लास्ट में जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई थी बात उसको पढ़ के देख लेना, इसने क्या बात बोली है कि बालक समझता है कि देखो ये वाली बात ये इसने गलत दी है, जो सब लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया कि मात्र मनोग्रंथि के अंतर्गत लड़का अचेतन रूप से अपनी माता से सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा रखता है और पिता से घृणा करता है। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। बालक समझता है कि पिता को मान्य नहीं होगा इसलिए वह उससे डरता है। पितृकृता मनोग्रंथि के अचेतन रूप से लड़की पिता से लैंगिक सुख चाहती है। तो ये बात गलत बोली है इसने यहाँ पर, जो सबने इसको क्रिटिसाइज किया है। हाँ कुछ हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स ये बता रहे कि पिता बेटे की तरफदारी करता है और माँ बेटे की तरफदारी करती है, ये हार्मोन्स होते हैं। लेकिन इसने यहाँ पर हार्मोन्स तक ही कंप्लीट नहीं रखा, ये तो बहुत आगे चला गया। ठीक है, तो उसकी लोगों ने क्या बोला है यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। ठीक है भाई, तो ये स्टेजेस को पढ़ते हुए तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थ्योरी। समझ में आ गई? Yes, ma'am. सो गए सारे है भाई? कितने बच्चों को नींद आ गई थी? नहीं मैम। अब देखो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसमें है एक तो पर्सनैलिटी वाला आपने कर लिया था, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले क्या फैक्टर है ये भी पढ़ लिया था। तो आज इसमें आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है, फ्रायड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिद्धांत क्या है। तो पूरा आपने पढ़ लिया, उसको शॉर्ट में लिख देना भाई क्या है इसका सिद्धांत। ठीक है, तो एरिक्सन वाला करेंगे हम कल। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो पूछ सकते हो। है किसी को कोई प्रॉब्लम?